नमस्कार विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, प्राणी कार्यकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में हम मानव में श्वसन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने श्वसन तंत्र की सामान्य संरचना, श्वसन की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत निःश्वसन और बहिःश्वसन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी गतिविधियाँ इस दौरान संपन्न होती है, इन सब का हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में गैसों का परिवहन किस प्रकार से रक्त के द्वारा शरीर के सभी भागों तक होता है, इसके बारे में मैंने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। अब आज जो टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है श्वसन का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि श्वसन एक अनैच्छिक और स्वायत्त प्रक्रिया है। यह प्रति मिनट लगभग 15 से 20 बार हम श्वसन लेते हैं, यानी इस दौरान हम श्वास अंदर खींचते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हैं। हम किसी भी कार्य में व्यस्त होते हैं, हम नींद में हों, चाहे हम एक्टिव कंडीशन में हों, कोई ज़्यादा मेहनत कर रहे हों, ये श्वसन जो है वो एक निरंतर और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और हमें एहसास ही नहीं होता कि कब हम श्वास लेते हैं और कब हमें छोड़ते हैं। तो श्वसन एक अनैच्छिक और स्वायत्त प्रक्रिया है। इसका नियंत्रण जो है वो मस्तिष्क में मेडुला में उपस्थित श्वसन केंद्र के द्वारा होता है। इसके अलावा जो पोन्स में उपस्थित श्वसन केंद्र जो हैं वो भी इसको प्रभावित करते हैं। मेडुला और पोन्स में उपस्थित श्वसन केंद्रों के अतिरिक्त हमारा जो प्रमस्तिष्क है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, हाइपोथैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है और मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन है, वह भी श्वसन की जो दर है उसको प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि कुछ हद तक हम श्वसन को अपने ऐच्छिक नियंत्रण में उसको रोक सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसमें इंटरफेयर करता है, लेकिन यह एक सीमा तक हो सकता है। जैसे हम श्वास को रोकते हैं, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त की जो अम्लीयता है वो बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हाइपरकैप्निया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और श्वास को फिर हमें बाहर छोड़ना पड़ता है और श्वसन की प्रक्रिया वापस शुरू हो जाती है। तो श्वसन को एक सीमा तक हम अपने ऐच्छिक नियंत्रण में रोक सकते हैं। इसके अलावा श्वसन की जो दर है वो अपने लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस से भी रेगुलेट होती है। बाह्य जो वातावरण में जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं उसके कारण हमारी संवेदनाएं परिवर्तित होती हैं। इमोशनल कंडीशन में या किसी भय की स्थिति में हमारी श्वसन दर जो है वो प्रभावित होती है। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस और जो अपना लिम्बिक सिस्टम है वो भी इसमें अपनी भूमिका जो है वो अदा करता है, उसमें रोल प्ले करता है। तो श्वसन का नियंत्रण कैसे होता है? तो श्वसन के नियंत्रण के लिए अपने मेडुला ऑम्लोंगेटा और पोन्स में श्वसन केंद्र पाए जाते हैं। मेडुला में उपस्थित जो श्वसन केंद्र हैं जो हैं उनको मेडुलरी रिदमिक एरिया कहा जाता है और पोन्स में उपस्थित जो श्वसन केंद्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एक दूसरा एन्यूस्टिक सेंटर। ये किस प्रकार से श्वसन का नियंत्रण करते हैं इसी की चर्चा मैं इस व्याख्यान के दौरान करूंगा। तो पहले हम बात करते हैं मेडुलरी रिदमिक एरिया। मेडुलरी रिदमिक एरिया ये श्वसन की सामान्य लयबद्ध गतियों का नियंत्रण करता है। इसमें दो प्रकार के समूह उपस्थित होते हैं। एक सामान्य श्वसन की प्रक्रिया जो निरंतर हमारे शरीर में चलती रहती है और हमें उसका एहसास ही नहीं होता है कि कब हम श्वास ले लेते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया का नियंत्रण मेडुला में उपस्थित दो श्वसन केंद्रों के द्वारा होता है। ये जो श्वसन केंद्र हैं इनका नाम है पृष्ठ श्वसन समूह है और दूसरा है अधर श्वसन समूह है। पृष्ठ श्वसन समूह है या डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप DRG और दूसरा होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप या VRG। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो तंत्रिकाओं का वह समूह है जो एक सामान्य निःश्वसन को नियंत्रण करता है, यानी इन तंत्रिकाओं में लगातार जो उद्दीपन है एक रिदम के दौरान लगातार ये उद्दीपन जो है वो उत्पन्न करता है। ये उद्दीपन जो है वो निःश्वसन पेशियों तक आते हैं और फलस्वरूप निःश्वसन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। दूसरा जो उद्दीपन जो जब शुरू होता है उस दौरान इसमें कुछ गैप रहता है, कुछ टाइम डिले होता है और उस दौरान जो है वो सामान्य उच्छ्वसन है वो संपन्न हो जाता है। तो यह जो DRG है यह केवल निःश्वसन पेशियों तक अपने आवेग या संदेश को प्रेषित करता है। उच्छ्वसन पेशियों तक ये कोई आवेग प्रेषित नहीं करता, यानी उच्छ्वसन से जुड़ी हुई तंत्रिकाओं उच्छ्वसन से कोई भी तंत्रिकाएं इससे नहीं जुड़ी हुई होती हैं। तो ये केवल निःश्वसन को प्रेरित करता है और प्रत्येक एक समय अंतराल के बाद में ये निःश्वसन को प्रेरित करता है और उस टाइम जो गैप होता है उस टाइम गैप के दौरान जो सामान्य जो उच्छ्वसन है वो संपन्न हो जाता है।
तो पृष्ठ श्वसन सतह है वो केवल इससे निश्वसन तंत्रिकाएं ही इससे जुड़ी होती हैं, वही पाई जाती हैं। यह 2 सेकंड के लिए निश्वसन पेशियों को आवेग प्रेषित करता है, तो उस पर्टिकुलर 2 सेकंड के लिए निश्वसन की पेशियां जो हैं, जिसमें एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जिसमें डायाफ्राम है, तो इन सब में संकुचन के फलस्वरूप हमने देखा था कि जब निश्वसन के दौरान इन पेशियों में संकुचन होता है तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है, और वक्षगुहा का आयतन बढ़ता है तो फेफड़ों को फैलने के लिए स्थान मिल जाता है, तो फेफड़े फैल जाते हैं। उस दौरान फेफड़ों के अंदर वायु का आयतन कम हो जाता है, फेफड़ों के अंदर जो आयतन है वो बढ़ जाता है और वायु का दाब वहाँ कम हो जाता है, फलस्वरूप वातावरण से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो ये 2 सेकंड तक होने वाला उद्दीपन है। उसके बाद में अगले 3 सेकंड तक ये उद्दीपन जनरेट नहीं करता, ये कोई इम्पल जो है वो जनरेट नहीं करता। तो इस दौरान फेफड़ों की जो प्रत्यास्थता है, उसकी रिकॉइलिंग है, उसके कारण ये वापस अपनी जब सामान्य अवस्था में आते हैं, ये पेशियाँ जब रिलैक्स करती हैं, तो उन सभी के फलस्वरूप जो फेफड़ों में वायु दाब बढ़ जाता है और उसके दौरान उच्छ्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो डीआरजी जो है उससे केवल इंस्पायरेटरी जो न्यूरॉन्स हैं वो जुड़ी होती हैं, और श्वसन की क्रिया को ये प्रेरित करता है, और इससे सामान्य जो श्वसन की क्रिया जिसको यूपनिया कहते हैं, इसका ये नियंत्रण करता है। यहाँ पर जो हम एक चीज और यहाँ पर नोट करने वाली है कि डीआरजी जो है वहाँ पाई जाने वाली जो तंत्रिकाएं हैं ये ऑटोरिथमिक सेल्स कहलाती हैं। अगर डीआरजी से जुड़ी हुई जो तंत्रिकाएं जो निश्वसन पेशियों तक आती हैं, उनका कनेक्शन अगर हटा भी दिया जाए तो भी इनमें लगातार लयबद्ध संकुचन उत्पन्न होते रहते हैं। अर्थात ये उन तंत्रिकाओं से जो जहाँ ये जुड़ी हुई हैं उन पेशियों से ये कोई प्रभावित नहीं होती। इनका जो काम है वो लयबद्ध संकुचन उत्पन्न करना है, इसलिए इसको रिदमिक एरिया कहा जाता है। तो यह जो डीआरजी है वो निश्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। दूसरा जो मेडुला में उपस्थित जो श्वसन समूह है, इसको अधर श्वसन समूह या वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहते हैं। तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप से यह जो है वो बलपूर्वक श्वसन को नियंत्रित करता है। ऊपर जो हमने वीआरजी देखा, वीआरजी जो है वो केवल जो नॉर्मल ब्रीथिंग है, जो सामान्य श्वसन है, उसको नियंत्रण करता है, जबकि जो डीआरजी जो है वो नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, जबकि जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप या वीआरजी जो है ये फोर्सफुली जो ब्रीथिंग है उसको कंट्रोल करता है। तो फोर्सफुली ब्रीथिंग के दौरान हम फोर्सफुली या बलपूर्वक निश्वसन भी कर सकते हैं और बलपूर्वक उच्छ्वसन भी करते हैं। तो वीआरजी से निश्वसन और उच्छ्वसन दोनों प्रकार की जो पेशियां हैं वो जुड़ी होती हैं, या दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं इससे जुड़ी होती हैं, जिससे ये उनसे जुड़ी हुई पेशियों तक ये इम्पल्स को भेजता है या आवेग को संप्रेषित करता है। तो जब हम फोर्सफुली ब्रीथिंग करते हैं तो उस दौरान वीआरजी से जो संदेश हैं वो उनसे जुड़ी हुई पेशियों तक आते हैं। तो फोर्सफुली ब्रीथिंग के दौरान हम जानते हैं कि हमारी एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम के साथ साथ जो अपनी गर्दन की पेशियां हैं या जो अंश मेखला से जुड़ी हुई पेशियां हैं उनमें भी संकुचन होता है, फलस्वरूप वक्षगुहा का आयतन और अधिक जो है वो बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब हम बलपूर्वक उच्छ्वसन करते हैं तो बलपूर्वक उच्छ्वसन के दौरान हमारी उदरीय पेशियों में और इंटरकोस्टल मसल्स इनमें संकुचन होता है। तो वीआरजी से जो जुड़ी हुई तंत्रिकाएं हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स यानी आईआईएम और अब्डोमिनल मसल्स यानी उदरीय पेशियों तक आवेग प्रेषित करते हैं, जिसके फलस्वरूप बलपूर्वक उच्छ्वसन है वो संपन्न होता है। ये जो हमने जो मैंने आपको श्वसन केंद्र बताए, इनका लोकेशन कैसे होता है वो यहाँ पर इस डायग्राम से आप देख लीजिए। ये जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। यहाँ पर ये दो डीआरजी और वीआरजी, ये जो ऊपर वाला इंस्पायरेटरी एरिया जिसको दिखाया ये केवल निश्वसन से संबंधित है। तो यहाँ ये डीआरजी है, उसके नीचे ये वीआरजी जिसको एक्सपायरेटरी एरिया भी कह देते हैं। हालांकि ये निश्वसन और उच्छ्वसन दोनों से संबंधित होता है, ये फोर्सफुली ब्रीथिंग से संबंधित होता है, जबकि डीआरजी जो है वो नॉर्मल ब्रीथिंग से संपन्न होता है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसके ऊपर ये पॉन्स है, और पॉन्स में दो जो श्वसन केंद्र हैं वो उपस्थित होते हैं। इसमें एक जो श्वसन केंद्र है जिसको न्यूमोटैक्सिक एरिया कहते हैं, ये न्यूमोटैक्सिक एरिया है, और दूसरा एन्यूस्टिक एरिया, ये एन्यूस्टिक एरिया जो नीचे की तरफ स्थित होता है। तो यहाँ पर मेडुला में उपस्थित जो श्वसन केंद्र हैं इसको मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया कहा जाता है। और ये जो दो केंद्रक जो हैं
या जो दो ये श्वसन समूह हैं ये पॉन्स में पाए जाते हैं, जिसको न्यूमोटैक्सिक एरिया और एन्यूस्टिक एरिया कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस है, हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और लिम्बिक सिस्टम है, वो भी श्वसन को प्रभावित करते हैं। इसकी हम बात चर्चा है वो बाद में करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं ये जो सामान्य जो श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से नियंत्रित होती है, इसको चार्ट की सहायता से आप समझ सकते हैं। पहले हम बात करते हैं डीआरजी की, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या डीआरजी। जब ये एक्टिव होता है डीआरजी तो ये 2 सेकंड के लिए इंपल्स जनरेट करता है। उस दौरान डायफ्राम और ईआईएम यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है और जो वायु है वो अंदर प्रवेश करती है। अगले 3 सेकंड के लिए ये रिलैक्स करता है, शिथिलित होता है और उस दौरान इन पेशियों तक जो आवेग है वो प्रेषित नहीं होते। फलस्वरूप ये जो पेशियां हैं जिसमें डायफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये रिलैक्स करती हैं और इसके रिलैक्स होने से जो है ये अपनी जो रिब्स हैं या जो स्टर्नम है या वर्टिबल कॉलम है ये अपनी नॉर्मल स्थिति में आती हैं, सामान्य स्थिति में आती हैं और फलस्वरूप जो इलास्टिक जो अपने लंग्स हैं वो रिकॉइल होते हैं और अपनी सामान्य स्थिति में आते हैं, तो उच्छ्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। जब हम बात, ये तो नॉर्मल ब्रीथिंग की बात है। उसके बाद में जब फोर्सफुली ब्रीथिंग होती है तो फोर्सफुली ब्रीथिंग के दौरान मैंने आपको बताया कि जो वीआरजी है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी जो ग्रुप है, ये भूमिका जो है निभाता है। तो वीआरजी के दौरान वीआरजी द्वारा निकलने वाली तंत्रिकाएं या इसे दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, जो निश्वसन से भी संबंधित होती हैं और उच्छ्वसन से भी संबंधित होती हैं। तो वीआरजी से जो निश्वसन से जुड़ी हुई तंत्रिकाएं हैं वो डायफ्राम, ईआईएम, पेक्टोरल मसल्स, इन सब तक ये तंत्रिकाएं आती हैं। इन पेशियों में संकुचन होता है, फलस्वरूप वक्षगुहा का आयतन और अधिक बढ़ जाता है और निश्वसन संपन्न होता है। उसी प्रकार जब फोर्सफुली एक्सपिरेशन होता है उस दौरान आईआईएम और एब्डोमिनल मसल्स तक तंत्रिकाओं से आवेग प्रेषित होते हैं और फोर्स जो है वो एक्सपिरेशन जो है वो संपन्न होता है। तो वीआरजी है वो एक फोर्सफुली ब्रीथिंग का नियमन करता है, जबकि डीआरजी जो है वो एक नॉर्मल रिदमिक जो ब्रीथिंग है उसका नियमन करता है। उसके बाद में पॉन्स में उपस्थित जो श्वसन केंद्र हैं उनको पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप या पीआरजी कहा जाता है। तो पीआरजी में 2 समूह हैं या 2 श्वसन केंद्र हैं, जिसमें एक न्यूमोटैक्सिक केंद्र है। न्यूमोटैक्सिक केंद्र जो होता है वो पॉन्स में ऊपर की ओर स्थित होता है। इसको स्विच ऑफ सेंटर भी कहा जाता है, स्विच ऑफ सेंटर इसको कहते हैं। देखो इसको स्विच ऑफ सेंटर क्यों कहते हैं। मान लीजिए कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से ये डीआरजी को प्रभावित करता है। जब हम एक एक्टिव कंडीशन में होते हैं यानी रनिंग कंडीशन में होते हैं उस दौरान हम जानते हैं कि हमारी जो श्वसन दर है वो बढ़ जाती है, हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं। और जब हम स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं या हम सो रहे होते हैं उस दौरान हमारी श्वसन दर कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो डीआरजी का जो स्विच ऑफ टाइम है वो नॉर्मली 3 सेकेंड होता है, यानी वो 2 सेकेंड के लिए वो इम्पल्स जनरेट करता है, उस दौरान निश्वसन संपन्न होता है और अगले 3 सेकेंड के लिए जो डीआरजी है वो स्विच ऑफ रहता है और उस दौरान स्विच ऑफ रहने के दौरान कोई इम्पल्स जनरेट नहीं होते, फलस्वरूप उच्छ्वसन संपन्न हो जाता है। अब जो न्यूमोटैक्सिक केंद्र जो है वो इसके स्विच ऑफ टाइम को चेंज कर देता है। ये क्या कर सकता है, ये इसकी स्विच ऑफ टाइम को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। तो अगर हम देखें कि अगर इसके स्विच ऑफ टाइम को बढ़ा दिया जाए तो श्वसन दर जो है वो कम हो जाएगी, यानी उच्छ्वसन है वो ज़्यादा देर तक संपन्न होगा। और अगर इसके स्विच ऑफ टाइम को कम कर दिया जाए तो जल्दी जल्दी जो निश्वसन है वो संपन्न होगा। तो जब हम रनिंग कंडीशन में होते हैं यानी जब हम दौड़ रहे होते हैं या कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं उस दौरान हमारी जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में हमारी श्वसन दर जो है वो बढ़ जाती है, हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं। तो इस दौरान क्या करता है, ये जो न्यूमोटैक्सिक केंद्र है ये डीआरजी के स्विच ऑफ टाइम को कम कर देता है और ये 3 सेकेंड से इसको 0.2 सेकेंड तक कर देता है। तो 0.2 सेकेंड का ही जो है वो स्विच ऑफ टाइम होता है, इस कारण से श्वसन दर जो है वो बढ़ जाती है। और जब हम स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं तो इस दौरान ये इसके जो स्विच ऑफ टाइम को 3 सेकेंड से 5 सेकेंड तक बढ़ा देता है, यानी अब ये स्विच ऑफ टाइम बढ़ जाता है, फलस्वरूप जो श्वसन दर है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स में ऊपर की ओर स्थित होता है ये डीआरजी से जुड़ा होता है और डीआरजी के स्विच ऑफ टाइम को ये चेंज कर देता है, उसको प्रभावित करता है, इसलिए इसको स्विच ऑफ सेंटर भी कहा जाता है।
दूसरा जो पोन्स में उपस्थित श्वसन केंद्र है वो है एन्यूस्टिक केंद्र। ये पोन्स में नीचे की तरफ उपस्थित होता है। यह जो क्षेत्र है ये गहरी और लंबी श्वास के लिए संवेग प्रेषित करता है। जब हम डीप और लॉन्ग ब्रीथिंग करते हैं, जब हम लंबी और गहरी सांस लेते हैं, तो लंबी और गहरी सांस का जो लेना है वो एन्यूस्टिक एरिया के द्वारा जो इम्पल्स जनरेट होते हैं उसके कारण होता है। कई बार हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो हम एक लंबी और गहरी सांस लेते हैं, तो वो एन्यूस्टिक एरिया के कारण होता है। ये क्या करता है, ये बिल्कुल जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है उसके बिल्कुल एंटागोनिस्ट माना जाता है। ये उसके एंटागोनिस्ट काम करता है, क्योंकि ये एक लंबी और गहरी सांस को प्रेरित करता है, जबकि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो नॉर्मली जो निश्वसन की जो प्रक्रिया है उसको प्रेरित करता है। तो इसको इसका एंटागोनिस्ट माना जाता है। जो एन्यूस्टिक जो सेंटर है, एन्यूस्टिक सेंटर है, इसका इनहिबिशन होता है। एक तो जो फेफड़ों में उपस्थित जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हेरिंग बूरर रिसेप्टर जिसको कहते हैं। जब हम एक लंबी और गहरी सांस लेते हैं तो फेफड़े जो हैं वो ज़्यादा भरते हैं, वायु उसमें ज़्यादा भर जाती है, और इस दौरान फेफड़ों में ज़्यादा खिंचाव ना हो तो वहाँ पर उपस्थित जो रिसेप्टर हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। फलस्वरूप इसका जो एन्यूस्टिक सेंटर है उसका अवमंदन हो जाता है। इसके अलावा जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो भी इसको अवमंदित करता है, इसको इनहिबिट करता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो डीआरजी के स्विच ऑफ टाइम को चेंज करता है, श्वसन दर को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, जबकि एन्यूस्टिक सेंटर जो पोन्स में पाया जाता है यह एक लंबी और गहरी सांस के लिए संवेग प्रेषित करता है। उसके बाद में आता है हेरिंग ब्रूरर रिसेप्टर। हेरिंग ब्रूरर रिसेप्टर जो हैं ये फेफड़ों में उपस्थित जो ब्रोंक्यूल्स हैं या जो ब्रोंकाई है वहाँ पाए जाते हैं। जब हम एक लंबी और गहरी सांस लेते हैं उस दौरान फेफड़ों में अधिक मात्रा में वायु भर जाती है और फेफड़े अपने मैक्सिमम लिमिट तक एक्सपेंड हो जाते हैं। उसके बाद में ये और ज़्यादा एक्सपेंड ना हो इसके लिए वहाँ उपस्थित जो रिसेप्टर हैं जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में पाए जाते हैं, जो दाबग्राही होते हैं यानी बैरो रिसेप्टर होते हैं, वो उद्दीपित हो जाते हैं और उनके द्वारा जो इम्पल्स जो है वो वेगस जो नर्व है उसके द्वारा भेजे जाते हैं। और ये वेगस नर्व जो है ये वीआरजी वेगस नर्व जो है वो वीआरजी तक जाती है और एन्यूस्टिक सेंटर तक ये मैसेज प्रेषित होते हैं। और वीआरजी जब एक्टिव होता है और फलस्वरूप वीआरजी का इनहिबिशन हो जाता है, यानी फोर्सफुली जो इंस्पिरेशन है वो इनहिबिट होता है और फलस्वरूप एक्सप्रेशन संपन्न होता है। और एन्यूस्टिक सेंटर का इनहिबिशन होता है वो भी अवमंदित होता है, फलस्वरूप उच्च श्वसन संपन्न होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक गहरी सांस लेते हैं तो फेफड़ों में काफ़ी मात्रा में वायु भरती है, वो मैक्सिमम एक्सपेंड हो जाते हैं और उसके एक्सपेंड होने के कारण वहाँ पे उपस्थित जो बैरो रिसेप्टर हैं यानी जो दाबग्राही हैं जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में पाए जाते हैं उनके उद्दीपित होने से वो सक्रिय हो जाते हैं और उनसे जो इम्पल्स हैं वो वेगस न्यूरॉन के द्वारा जाते हैं और इस इम्पल्स के जाने से जो बीआरजी और एन्यूस्टिक सेंटर हैं उनका अवमंदन होता है, फलस्वरूप एक्सप्रेशन है वो संपन्न होता है, यानी बहिश्वसन जो है वो संपन्न हो जाता है। यानी जो फोर्सफुली हम ब्रीथिंग कर रहे थे वो अब रुक जाती है और फलस्वरूप जो वायु हमने भरी है वो हम तत्काल उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये श्वसन केंद्र जो मेडुला में उपस्थित होते हैं या पॉन्स में उपस्थित होते हैं, ये श्वसन की क्रिया को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। तो उसमें नॉर्मल रिदमिक एरिया जो मेडुला में पाए जाते हैं उसमें डीआरजी सामान्य श्वसन का नियंत्रण करता है, जबकि वीआरजी जो है वो फोर्सफुली ब्रीथिंग का नियंत्रण करता है। उसके बाद में पॉन्स में उपस्थित जो श्वसन केंद्र हैं उसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपिन्यूस्टिक सेंटर जो हैं, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो डीआरजी के स्विच ऑफ टाइम को चेंज कर देता है, जबकि एन्यूस्टिक सेंटर जो है ये लंबी और गहरी सांस को प्रेरित करता है। इसके बाद में और कौन कौन से कारक जो है श्वसन क्रिया का नियमन करते हैं उसकी भी चर्चा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।